दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लाइफ में रिटायरमेंट के समय रेगुलर इनकम और वो भी पेंशन की कितनी अहमियत होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभूतपूर्व फैसला आया है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दे रहा है दोस्तों। हालांकि कानून विशेषज्ञ अभी भी पूरे फैसले का बारीकियों से विश्लेषण कर रहे हैं और कोई भी बात अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझी जा सकती, लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी मान के आप इसे ट्रीट करें। एक बात जो साफ होती जा रही है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो बढ़े हुए पेंशन के लिए अभी तक हकदार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बढ़ा हुआ पेंशन पा सकेंगे। लेकिन इस फैसले का असर पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज और अभी वर्किंग एम्प्लॉयज पे अलग अलग पड़ेगा और उसकी पूरी जानकारी हम डिटेल में आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आपने यूट्यूब पे बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दे दोस्तों। जब भी कोई नया वीडियो, नया अपडेट आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2014 के अमेंडमेंट में एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज के बीच बहुत सारे भेदभाव किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको खत्म कर दिया है और बोला है कि ये सारे नियम अब बराबर लागू होंगे। दोस्तों, 2014 के अमेंडमेंट में एम्प्लॉय की सैलरी पेंशनेबल सैलरी लिमिट से ऊपर जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर ही उन्हें अप्लाई करना होगा, सितंबर के बाद के 6 महीने। उसके बाद वो ऑप्शन किसी के पास नहीं रहेगा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है दोस्तों और बोला है कि जब कभी भी पुराने एम्प्लॉयज की सैलरी पेंशनेबल सैलरी के लिमिट से ऊपर जाती है उसके पास वो ऑप्शन होगा कि वो ज्यादा डिडक्शन के लिए आवेदन करे और बढ़े हुए पेंशन का हकदार बने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कारण ईपीएफओ को और सरकार को कई सारे नियमों में फेरबदल करने पड़ेंगे ताकि बढ़े हुए पेंशन की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया है जिसमें गवर्नमेंट का एक्शन हो सकता है, नियमों में फेरबदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले उन लोगों के ऊपर क्या असर होगा जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके। अगर जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने एक्चुअल सैलरी पे अपना डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया तो उन्हें बढ़े हुए पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने उस समय या उससे पहले बढ़े हुए पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो अब उनके पास बढ़े पेंशन का लाभ लेने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने उस समय जो विकल्प था पैराग्राफ 11 सबसेक्शन 3 में कि आप बढ़े हुए पेंशन को पाने के लिए एक्चुअल सैलरी पे डिडक्शन करवा सकते थे, अगर आपने वो चुना था वो ऑप्शन, तो आप बढ़े हुए पेंशन के लिए अभी एलिजिबल हैं और आपका बढ़ा हुआ डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा। अगला बदलाव जो आया था कि 1 सितंबर 2014 के बाद पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन बदल जाएगा। वो लास्ट 5 साल की सैलरी का एवरेज होगा। लेकिन अगर आप पहले रिटायर कर चुके हैं तो आप पे प्री अमेंडेड के हिसाब से 12 महीने की एवरेज सैलरी के हिसाब से आपके पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन होगा। यहाँ आपको जरूर फायदा मिलेगा। कई सारे एम्प्लॉइज जो अभी भी रिटायर नहीं हुए हों और उस समय उन्होंने बढ़ा हुआ डिडक्शन चुना था और ईपीएफओ के नियम के हिसाब से उन्हें 1.16% जो कि पेंशनेबल सैलरी के लिमिट से ऊपर की सैलरी पे देना पड़ता था, वो 6 महीने बाद बंद हो जाएगा और उसका एडजस्टमेंट भी आपके पीएफ अमाउंट में हो जाएगा। दोस्तों, अगले वो लोग हैं जो 1 सितंबर 2014 के बाद या तो रिटायर हो गए हों या वर्किंग हैं। आइए देखते हैं उन पे इसका क्या असर होने वाला है। तो जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए और बढ़ा डिडक्शन करवाया तो उन्हें बढ़ा पेंशन मिलेगा। हाँ, उनके पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन हो सकता है चेंज हो जाए और उन्हें 5 साल के एवरेज के हिसाब से पेंशनेबल सैलरी का उनका कैलकुलेशन। अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए और आपने बढ़ा डिडक्शन नहीं कटवाया था तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करें और बढ़े पेंशन के लिए एलिजिबल बने। जो लोग अभी करेंटली वर्किंग हैं और 2014 सितंबर 1 को एक्टिव मेंबर थे और उन्होंने बढ़ा हुआ विकल्प नहीं भी चुना था तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे पेंशन के हकदार बने। दोस्तों, इन सब लोगों को, जो लोग एलिजिबल है बढ़े हुए पेंशन को, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है और चूंकि ये फैसला 4 नवंबर को आया है तो 4 महीने की अवधि 4 मार्च 2023 को पूरी होगी। तब तक उन्हें अब बढ़े हुए डिडक्शन के लिए
अप्लाई कर देना हो। दोस्तों, जो कंट्रीब्यूशन आपका पहले से जा रहा है उसमें अगर आप करेंटली वर्किंग है तो उसमें बहुत बड़ा चेंज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले ईपीएस का पोर्शन फ्रीज हो जाता था 15,000 के बेसिक सैलरी के पेंशनेबल सैलरी के कैप के ऊपर, जो अब फ्रीज नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका असर कैसे हो। दोस्तों, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा ईपीएफ में जाता है, और जो एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से दो जगह पैसा जाता है, एक ईपीएस के तरफ और एक ईपीएफ की तरफ। तो 8.33% ईपीएस का डिडक्शन होता है और रेस्ट जो है वो 3.67% वो ईपीएफ के ऊपर जाता है। लेकिन अगर पेंशनेबल सैलरी का कैप है तो उसके ऊपर ईपीएस का डिडक्शन नहीं होता, बाकी सारा पैसा ईपीएफ में चला जाता था। लेकिन वो अब चेंज होगा। ये पुराने रूल के हिसाब से 15,000 के हिसाब से टोटल डिडक्शन 12% यानी 1800 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता था। अगर 15,000 बेसिक सैलरी है तो उसमें से 1250 रुपए ईपीएस में जाता था। जो फर्क आएगा अब बढ़े हुए सैलरी पे आएगा। अगर सैलरी 20,000 है तो 12% डिडक्शन 2400 होता है। ओल्ड ईपीएस के हिसाब से ईपीएस मैक्सिमम ईपीएस डिडक्शन 1250 था, लेकिन नए ईपीएस के हिसाब से ये 1666 हो जाएगा। और ओल्ड ईपीएफ में 1150 रुपया जाता था, वो घट जाएगा नए वाले ईपीएफ में। ये सिर्फ 734 रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जाएगा ईपीएफ फंड की तरफ। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। एम्प्लॉयर जो पहले 2400 दे रहा था अभी भी 2400 देगा। पहले ईपीएस में कम और ईपीएफ में ज्यादा जाता था, अब ईपीएस में ज्यादा और ईपीएफ में कम जाएगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 थी तो टोटल 3,000 कटता था दोस्तों। 1250 की जगह नए ईपीएस में अब 2,000 रुपए जाएंगे, और पुराने ईपीएफ में जो 1750 जाता था वो मात्र 917 रुपया जाएगा। अगर 30,000 की सैलरी है दोस्तों तो टोटल डिडक्शन 3600, नए ईपीएस में 2500 जाएगा, सीधा दुगना अमाउंट जाएगा। और ईपीएफ में अमाउंट घट के 2300 से घट 2350 से घट के 1100 रुपया हो जाएगा। 40,000 की सैलरी पे टोटल डिडक्शन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 4800 है, वो अब नए फॉर्मूले के हिसाब से ईपीएस में 3332 रुपए और ईपीएफ में 1668 रुपए जाएंगे। 50,000 की सैलरी पे दोस्तों टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपए होगा। ईपीएस में उसका बड़ा पोर्शन यानी कि 4,165 रुपए जाएगा, और नए ईपीएफ में मात्र 1,835 रुपए जाएंगे। अगर 75,000 की सैलरी है तो टोटल डिडक्शन 9,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हो रहा है दोस्तों। उसमें से नए ईपीएस में दोस्तों 6,248 जाएगा और नए ईपीएफ में 2,752, जो कि बहुत कम है पुराने वाले ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से। सेम चीज दोस्तों 1 लाख पे टोटल डिडक्शन 12,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की तरफ से। पहले 1250 ईपीएस में जाता तो अब 8,330 रुपया जाएगा। पहले ईपीएफ में 11,750 जाता तो अब 3,670 रुपए जाएगा। यानी एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में प्रोपोर्शन चेंज होगा और 8.33% पहले ईपीएस का कटेगा और तब जाके बाकी पैसा ईपीएफ के फंड में चला जाएगा। जो लोग नए ज्यादा डिडक्शन के लिए नहीं ऑप्ट कर पाए थे, उन्हें अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट कंसेंट फॉर्म भरना होगा और ईपीएफओ को देना होगा, जिसमें दोनों डिक्लेरेशन करेंगे कि वो एक्चुअल सैलरी के हिसाब से डिडक्शन करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पुराने जो कमी आएगी ईपीएस के कंट्रीब्यूशन में उसकी भरपाई, चूंकि आपका पैसा ईपीएफ में बैठा हुआ है अलग तरीके के फंड में, वहां से एडजस्ट करके पुराने ईपीएस के कंट्रीब्यूशन की एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन की भरपाई वहां से हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भविष्य का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन इससे आपको एक सुरक्षित और गारंटीड रेगुलर पेंशन मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने एक आर्गुमेंट दिया था कि अगर बढ़े हुए सैलरी के हिसाब से पेंशन देना पड़ गया तो उनके पास के फंड पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन लिया नहीं जा सकता। तो सरकार हो सकता है नियमों में काफी फेरबदल करे और उस हिसाब से हो सकता है कि जो डिडक्शन का प्रोपोर्शन है वो घट या बढ़ सकता है। ईपीएस में और ज्यादा हो सकता है पैसा डिडक्ट करें ताकि पर्याप्त फंड बनाने की कोशिश की जा सके। सरकार अलग से 1.16% कंट्रीब्यूट करती है ईपीएस के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन सरकार शायद वो कंटिन्यू रखे बढ़े हुए पेंशन पे करने के लिए। अब जो भी निर्णय होगा, सरकार और ईपीएफओ नए रूल और रेगुलेशन लेके इसमें जल्दी ही आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय ज्यादा नहीं दिया है।
और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस पे बहुत जल्द ही एक्शन लेना हो। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।